हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ दक्षिण भारत की एक झलक का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक किस प्रकार से दक्षिण भारत की यात्रा में अपने पड़ावों पर आगे बढ़ता जा रहा है और वहाँ के स्थानीय विशेषताओं से हमें अवगत कराता जा रहा है। आइए देखें लेखक ने आगे क्या क्या देखा और हमें क्या क्या बताना चाहता है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक थी। त्रिवेंद्रम के बाजारों में आपको बहुत से स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखेंगे। इसका कारण है कि यहाँ प्रायः 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती है, इसलिए कीचड़ से बचने के लिए प्राकृतिक ढंग से ही नंगे पांव चलते हैं। मतलब वहाँ 12 महीने थोड़ी थोड़ी बारिश की आशंका बनी रहती है, इसलिए वहाँ के लोगों को आदत है नंगे पैर चलना ताकि कीचड़ की फिसलन ना हो। विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले मैंने समुद्र दर्शन की इच्छा प्रकट की, क्योंकि समुद्र देखना उत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ा ही जिज्ञासा का विषय होता है। प्राध्यापक चंद्रहासन और विलायुधन के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर गए। वहाँ समुद्र बड़ा उग्र था, खूब आवाज करता था। सामने दूर की लहरें छोटी मोटी किश्तियों के समान हिलती डुलती चली आ रही थी और एक के बाद एक ऊपर उठती जा रही थी, पहाड़ सा बना रही थी, क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत ही लंबी और ऊंची होती हैं। एक ही समय न जाने कितने पर्वत बन रहे थे, मिट रहे थे, लहरें दौड़ती हुई चली जा रही थी। हमारे पैरों को छूकर न जाने कितनी दूर पीछे गई, हम उनमें घिर गए। वे हमें बहाना चाहती थी, पैर जमीन से उखड़ना चाहती थी। हम प्रयत्न कर रहे थे, जमाए हुए थे अपने पैरों को। वह क्षण भर में ही लहरें हमें छोड़कर भाग गई। हमारे गीले पैर पानी से दूर हो गए। लगता है लहरें अब नहीं आएगी, पर कुछ ही क्षणों में फिर टकराकर झोंका आया और हमारे पैरों पर बिखर कर हमें पुनः घेर कर पीछे और फिर तेजी से आगे दौड़ गया। हम लहरें लेने में व्यस्त हो गए थे, पैर जमे रहते थे, लहरें आती थी और जाती थी। अब हमें भय नहीं लगता था, बल्कि आनंद आता था। अगर कभी भी आप समुद्र के पास नहीं गए हैं और पहली बार अगर आप समुद्र के पास जाते हैं, तो जिस प्रकार से उनकी लहरें आपको आकर छू कर जाती है, आपको एक तरह का मन में पहले भय लगता है कि कहीं ये लहरें हमें साथ में ना ले जाएं, क्योंकि उन लहरों के इतनी शक्ति के आगे अपने पैरों को जमाए रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जो इसमें अभ्यस्त ना हो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इसमें जब अभ्यस्त होने लगते हैं तो फिर हमें ये डर की बजाय आनंद देने लगता है। कुछ फासले पर मछुए अपनी नौका लहरों में डाल रहे हैं। वह देखो, 2 मछुओं ने अपनी किश्ती लहरों में फेंक दी थी। वे भयंकर समुद्र में जाना चाहते थे। लहरें किश्ती को बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। लगता है लो अब डूबे अब डूबे। बड़े संघर्ष के बाद मछुए समुद्र की सतह पर पुनः नौका खेते दिखाई दिए। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। और लहरें इतनी संघर्ष करती है, ऐसा लगता है कि हमें डुबो देगी, लेकिन मनुष्य कहाँ मानता है। वो तो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है और विजय पाकर ही तो रुकता है। समुद्र जब कुपित होता है तब न जाने कितने मछुओं की वह समाधि बना जाता है। यूँ जब प्रातःकाल मछुआ घर से निकलता है, वह शाम को वापस लौटने की शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि समुद्र का क्या भरोसा, प्रकृति का क्या भरोसा, क्योंकि प्रकृति के कोप के आगे तो कोई नहीं रुक सकता है। समुद्र की गर्भ में नियत की लहरों से खेलता है, जो उसके सिर पर मौत बनकर हमेशा चलती है, लेकिन उसकी रोजी रोटी इसी से चलती है, तो उसे संघर्ष तो रोज करना ही है। समुद्र दर्शन के पश्चात हम लोग उस अजायब घर में गए, जहाँ समुद्र की तरह तरह की मछलियों, सर्पों, केकड़ों आदि प्राणियों को रक्षित रखा गया था। मतलब ऐसा अजायब घर समुद्र दर्शन के बाद देखने गए। उस अजायब घर में क्या था? समुद्र की तरह की मछलियाँ, सर्प, सांप, केकड़े, ये सब प्राणी थे। कहा जाता है कि भारत में मत्स्य संग्रहालय अपने ढंग का एक ही है। यहाँ से हम अनंत शयनम का मंदिर देखने चले गए। मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहनकर जाना निषिद्ध है। महिलाओं की साड़ी सिला हुआ वस्त्र न होने के कारण वे मंदिर में प्रवेश कर पाती है। मंदिर में मूर्ति की विशालता दर्शनीय है। मतलब वहाँ पर आप भी अगर घूमने जाएं तो ध्यान रखें कि अनंत शयनम में आपको सिला हुआ वस्त्र और जूते पहनकर नहीं जा सकते आप। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी के साथ जाएं आप जब भी वहाँ अगर घूमने जाएं तो। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक लगातार बस्ती होने से ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिवेंद्रम ही 25 मील तक चला गया हो। इतनी घनी आबादी भारत के किसी भाग में नहीं देखने को मिलती है। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने से हम एक निकटवर्ती कुएं पर गए, जहां तमिल स्त्रियां ताड़ की बनी हुई बाल्टी से पानी खींच रही थी। उन्होंने हमें प्यासा अनुमान करके स्वयं पानी पिलाया। उन्हें हम अजनबियों को देखकर कुतूहल होता है और हमें उनके नीचे तक लटके फटे कानों में सोने की कर्णफूल देखकर आश्चर्य होता है। वे महिलाएं इन अजनबियों को देखकर आश्चर्य करती है और उन्हें लेखक किस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि उनके नीचे तक लटके फटे कानों में सोने के कर्णफूल।
ऐसा जान पड़ता था कि कान अब अधिक भार नहीं सह सकते हैं, फट ही पड़ेंगे। दक्षिण में मामूली स्त्रियां सोने के आभूषण पहनती है, सम्भ्रात परिवार की स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात को काम में लाती है। सोना उनके लिए हल्की धातु है। मतलब अगर हम वाकई देख ले तो सोना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धातु है। सोना ही सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में तो मध्यम वर्ग या मामूली घर की महिलाएं होती हैं, वो सोने के आभूषण पहनती है, और बड़े परिवार और संभ्रांत परिवार की महिलाएं तो हीरे जवाहरात और मोती के आभूषण पहनती है, सोने को हल्की धातु मानती हैं। तो आभूषणों से पता लगाया जा सकता है कि स्त्रियां किस परिवार से संबंधित हैं। हम सूरज डूबने से पहले कन्याकुमारी पहुंच गए। समुद्र तीर पर भव्य दर्शन देखकर आनंदित हो गए। 3 समुद्रों का मिलन हमारे सम्मुख हिंद महासागर, दाईं ओर से अरब, बाईं ओर से बंगाल की खाड़ी। भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो नीचे के छोर में सबसे नीचे तो हिंद महासागर है, उसके दाईं ओर आपको अरब सागर मिलेगा जो कि इधर गुजरात की सीमाओं को छूता है, और बाईं ओर बंगाल की खाड़ी जो बंगाल की सीमाओं को छूती है। ये सारा जल उछल उछल के अंतरिंग हो रहा था, ऊपर तक उछल रहा था, और बहुत से नर नारी समुद्र में सूर्यास्त देखने के लिए उत्सुक थे, पर बादल सूर्य को रह रह कर ढक लेता था, और संसार में यही स्थान है जहाँ सूर्य समुद्र में डूबता है और कहीं पर भी समुद्र में डूबता हुआ नहीं दिखता है, और यहाँ पर समुद्र से ही उगता है। हम सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए अस्त दिशा की ओर आगे बढ़े, पर बादलों ने सूर्य को अपने आंचल से मुक्त न किया। धीरे धीरे आकाश में चंद्र की रेखा चमकने लगी। बादल सूर्य को डुबोकर ही हटे, मतलब बादलों ने हमें वो दृश्य देखने नहीं दिया। निराश लौटकर कन्याकुमारी के मंदिर में पार्वती के दर्शन किए गए। यहाँ भी उघाड़े बदन जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बदन को उघाड़ा रख के आपको जाना पड़ता है। यहाँ की पार्वती के संबंध में कथा है। जब इनका शिव से परिणय होने वाला था, शिव जी की बारात वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। कुमारी पार्वती उनकी खोज में चली जाती है और उनका पता नहीं चला। सवेरा होने से ज्ञात हुआ कि शिव जी सुचिंद्रम तक आ गए हैं, पर विवाह मुहूर्त रात में ही था। अतः पार्वती जी को उदास होकर अपने निवास स्थान पर लौट आना पड़ा। तभी से वे कन्याकुमारी कहलाकर इस मंदिर में वास करती है, और मंदिर समुद्र के किनारे है, जहाँ समुद्र की शोभा बहुत ही सुंदर है। रात को दूर से आते हुए जहाजों का प्रकाश समुद्र पर तैरता हुआ दीपक जैसा लगता है बिल्कुल। और कन्याकुमारी से लौटते हुए हमने सुचिंद्रम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। इसका गोपुरम मतलब मंदिर द्वार काफ़ी ऊंचा है। गोपुरम उसे कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार जो घुसने का द्वार होता है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ का गोपुरम, और भीतर काले पत्थर की विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। यह मुख्यतः शिव मंदिर है। शिव का सजीव नांदिया भी दर्शनीय है, यहाँ देखने को मिलता है हमें उनका नंदी भी। और मंदिर के प्रस्तर स्तंभ की यह विशेषता है कि उसे हाथ से ठोक कर धीमी सुरीली आवाज़ निकलती है। मतलब वहाँ एक प्रस्तर स्तंभ है, मतलब पत्थर का स्तंभ है, जिस पर अगर हाथ से ठोके तो स रे गा मा ऐसी आवाज़ की ध्वनियाँ वहाँ से निकलती हुई हमें सुनाई देती है। त्रिवेंद्रम जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, तिरुवनंतपुरम तो आप सभी ने सुना है। रात को हम लौट आए। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान ये सब के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं हो पाई, पर यह जानकर हर्ष हुआ कि मलयालम भाषा में तुलसीकत रामायण का अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्य में प्रगतिवादी की लहर भी दौड़ चुकी है, और दूसरे दिन विश्राम करके रात को मदुरा रवाना हो गए। मीनाक्षी मंदिर का विशेष प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मीनाक्षी मंदिर अपने आप में विश्व प्रसिद्ध माना जाता है और बहुत ही विस्तृत बड़ा है, जो कई गोपुरम से घिरा है, मतलब कई मुख्य द्वारों से बना हुआ है। और गोपुरम ऊंचा गुंबद के समान द्वार है, जिसमें अनेक मूर्तियों में पौराणिक कथाएं अंकित हैं। मतलब वहाँ पे मूर्तियों में कथाएं, मतलब कि ऐसे जैसे आप जैसा मेरे पीछे यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, ऐसा बोर्ड है, जैसे मान लो ऐसी पूरी दीवार होती है, उस पर मूर्तियाँ बनी होती हैं पत्थर की, जो अपने आप में कथा को कहती है, किसी कहानी को कहती हैं। तो ऐसी मूर्तियाँ बड़ी बनी हुई हैं, ये बड़ी सजीव मूर्तियाँ हैं। यहाँ 1000 खम्भों वाला हॉल भी है, जहाँ हजारों नर नारी प्रसाद पाते हैं, मतलब भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणात्य संतों की प्रतिमाएं भी हैं, दक्षिण भारत के संतों की प्रतिमाएं हैं, जो संख्या में लगभग 63 हैं। मंदिरों में इनकी वाणियों का अध्ययन मनन होता है, मतलब इनकी बोले हुए विचारों का अध्ययन मनन होता है। शाम को मदुरा में हिंदी प्रचार सभा में स्थानीय साहित्य एक गोष्ठी भी हुई, जिसमें तमिल साहित्य के विद्वानों ने भाग लिया था। ये बड़े ही गौरव की बात थी उनके लिए। ज्ञात हुआ तमिल के कवि कम्बन की तुलना तुलसी के काव्य के समान हो सकती है। ये हमने सुना है कि कम्बन की रामायण और तुलसी की रामायण को एक समान माना जाता है। दक्षिण भारत में तुलसी की, जैसे उत्तर भारत में तुलसी की रामायण की जितनी लोकप्रियता है, दक्षिण भारत में कम्बन की रामायण को उतनी ही अधिक लोकप्रियता है।
वहाँ से रामेश्वरम धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी से लंका थोड़ी ही फासले पर रह जाती है। अगिनवोट आती जाती है। यहाँ तीर्थयात्री समुद्र की लहरों में स्नान करते हैं। रामेश्वरम में विशाल मंदिर है। रामेश्वरम भारत के हिंदू धर्म के मुख्य तीर्थों में से एक आता है। और ये शिव जी का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। कई तीर्थकूप हैं यहाँ पर जिनका पानी मीठा है। यहाँ हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हिंदी जानते हैं। एक होटल के स्वामी तो धड़ाले के साथ हिंदी बोलते हैं। वे कई भाषाओं को जानकर मालूम हुआ। रामेश्वरम से लौटते हुए हम त्रिचनापल्ली गए। यहाँ भी हिंदी प्रचार सभा का हिंदी कार्य बहुत ही प्रगति पर था। मतलब हिंदी को हमने यहाँ भी अच्छे से फलते फूलते देखा। त्रिचनापल्ली के निकट ही श्री रंगम का मंदिर जो बहुत ही सुंदर और देखने लायक है, वह कावेरी नदी के द्वीप में बना हुआ है। द्वीप मतलब कावेरी नदी के बीच में एक द्वीप है, मतलब नदी है और उसके बीच में टापू जैसा कुछ है, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। और त्रिचनापल्ली में सहस्त्रों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊंचाई पर एक विशाल मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ धरती शस्य श्यामला है। धान की साल में 3 फसलें होती हैं, जो बड़े है आश्चर्य की बात है। जबकि यहाँ की सोचिए धरती कितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। यह तमिलनाडु का मुख्य नगर है। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहा है तमिल साहित्य बहुत ही प्राचीन है, उसकी धारा अखंड रूप से चली आ रही है। संस्कृत के संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ गए हैं। आपको पता होगा कि इतिहास में भी हम जानते हैं कि संगम साहित्य जो होता है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना जा रहा है और हमारे भारतीय इतिहास को जानने के प्राचीन स्रोतों में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है संगम साहित्य अपने भारत के इतिहास को जानने में, जो कि तमिल भाषा का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी धारा अखंड रूप से चली आ रही है। संस्कृत के संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ चुके हैं तमिल भाषा के अंदर। अवध नंदन जी तमिल भाषा साहित्य और संस्कृत का विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं से ज्ञात हुआ कि तमिल का जो व्याकरण ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, आज तक चल रहा है। तमिल का ही एक रूप सभी जगह बोला जाता है, इसकी उपभाषाएं नहीं हैं, हर जगह एक ही जैसे तमिल बोली जाती है। त्रिचनापल्ली से मद्रास मतलब कि जो चेन्नई आए, यहाँ हिंदी साहित्य में गति का परिचय मिलता है। यहीं की हिंदी प्रचार सभा दक्षिण में हिंदी को प्रमुख विद्यापीठ रूप प्रदान कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापक अध्यापिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण करके दक्षिण की अनेक शालाओं, विश्वविद्यालय और कॉलेज में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जब मद्रास में हिंदी प्रचार की नींव रखी थी, तब ऋषिकेश जी के साथ साथ रघुवर दयाल जी, जो यहाँ के हिंदी प्रेमी व्यक्ति थे, वे भी सभा में पहुँचे। तब से आज तक वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का अंग मानकर ये सभा में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कई अहिंदी भाषा सज्जन हिंदी की बड़ी सेवा करते हैं, मतलब उनकी मुख्य भाषा हिंदी नहीं होते हुए भी हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं वे। और रघुवर दयाल मिश्र ने बताया कि तंजौर पुस्तकालय में मणि प्रवाल शैली में लिखित बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ, जो ग्रंथ हाथ से लिखा गया है, जिसमें अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी की रचनाएं भी आपको देखने को मिलती है। मद्रास में अड़यार पुस्तकालय काफ़ी संपन्न है। यहाँ का जग प्रसिद्ध वट दर्शनीय है। वट वृक्ष मतलब कि जो बरगद का पेड़ होता है उसे वट वृक्ष कहते हैं, जो बहुत ही अड़यार का बहुत ही प्रसिद्ध वट वृक्ष है, जो लोग देखने आते हैं इसको। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 200 फुट और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 205 फुट है। इसके नीचे एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अनेक महत्वपूर्ण सभाएं की थी। सहस्त्रों दर्शकों का यह विश्राम स्थल बना हुआ है, इतना बड़ा वट वृक्ष है। और मद्रास का समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। शाम को यहाँ मेले जैसा लग जाता है। सैलानियों को रात के 8 बजे तक मद्रास के रेडियो स्टेशन का भोंपू कार्यक्रम सुनाता रहता है। जिन्होंने बम्बई की चौपाटी देखी होगी, उन्हें मद्रास के समुद्र के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ बहुत ही मनोरम और सुंदरता है, ना भीड़ है ना बिल्कुल सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता देखने को हमें मिलेगी मद्रास के समुद्र के तट पर। उधर पाश्चात्य तड़क भड़क और वैभव दिखता है और इधर भारतीय सादगी रेत पर लौटती हुई दिखती है। मतलब हमारे भारतीय समाज की जो सादगी है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलती है हमारे मद्रास के तट के ऊपर। तो हमें इस प्रकार के दर्शनीय स्थलों पर अवश्य घूमने जाना चाहिए। और जिस प्रकार से लेखक ने अपने विचारों को हमें प्रकट किया है, आप लोगों को भी वहाँ देखने के बाद में अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। आशा है पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।